Hello everyone. So in this video I will be telling you about most important topics of BSc semester first Royal Khan University. केमिस्ट्री के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सारे टॉपिक्स मिक्स हैं, वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब मैंने टॉपिक वाइज लिख दिया है. तो आप सारे टॉपिक्स को, ये वाले टॉपिक्स तो बिल्कुल मत छोड़ कर जाइएगा. तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे. अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से हो जाएगा. ठीक है, इस चीज़ मतलब ये मैं पक्के से आपसे कह सकती हूँ. तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ. सबसे पहली चीज़ है कि स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क. थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए, तो जो हमारा स्मार्ट वर्क होता है वो हार्ड वर्क से ज़्यादा अच्छा होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अब जैसे टाइम कम है आपके पास, तो आप स्मार्ट वर्क करो. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले पढ़ो और मतलब सब कुछ कवर करने की कोशिश मत करो. अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर लिए तो आप काफ़ी अच्छी परसेंटेज ला सकते हो. देन नेक्स्ट है उद्यमेन ही सिद्धियंती कार्याणि न मनोरथे. कोई भी कार्य मेहनत से ही पूरा होता है, बैठे बैठे हवाई के लिए बनाने से नहीं होता है. तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि आपने बस देख ली वीडियो कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन टॉपिक्स को पढ़ा ही नहीं. तो आपको मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी. अगर आपको कुछ चाहिए तो कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो मेहनत के बिना नहीं हो सकता. एंड लास्ट एंड माई फेवरेट इज़ यू आर यू. दैट मीन्स आप हैं, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, ना कोई आपकी जगह ले सकता है. तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए कि कोई ज़्यादा पढ़ने वाला है या कोई कम पढ़ने वाला है. चलिए शुरू करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डाइपोल मूवमेंट. हिंदी में भी मैंने लिख दिए हैं टॉपिक्स को ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं. तो सबसे पहला टॉपिक हमारा डाइपोल मूवमेंट है. डाइपोल मूवमेंट को हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण. डाइपोल मूवमेंट क्या होता है वो याद करना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, और साथ में इसकी एप्लीकेशन पर भी ध्यान देना. एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं या कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद डाइपोल मूवमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक है एक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मूवमेंट. इसके आने के चांसेस हैं. अगर न्यूमेरिकल बन सकता है, मतलब अगर पेपर में न्यूमेरिकल होगा तो इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल बन जाता है. तो डाइपोल मूवमेंट से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं वो उसका फॉर्मूला होता है, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है. और ये डाइपोल मूवमेंट की एक एप्लीकेशन भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फजान्स रूल. ज़रूर करके जाना. फजान्स रूल क्या होता है या फैजान का नियम क्या होता है. फजान रूल में हम पढ़ते हैं कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है या फिर पोलराइजेबिलिटी क्या होती है. पोलराइजिंग पावर मतलब ध्रुवण शक्ति और पोलराइजेबिलिटी मतलब ध्रुवणता. तो ये हम फजान रूल के अंदर ही पढ़ते हैं, तो ये आप करके जाइएगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लॉन्ग में आने के चांसेस बहुत है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, कि ये होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर फर्क पड़ता है. देन नेक्स्ट है हमारी बॉर्न हेबर साइकिल. बॉर्न हेबर चक्र क्या होता है. फिर नेक्स्ट है हमारा लैटिस एनर्जी. बॉर्न हेबर साइकिल और लैटिस एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड हैं. तो आप एक चीज़ करोगे तो आपको दूसरी चीज़ खुद ब खुद समझ आ जाएगी. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं SPDF, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है. और SPDF एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ोगे तो साथ में ये भी पढ़ लेना कि जैसे हमारे 4 ब्लॉक्स होते हैं, SPDF ब्लॉक होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा. देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल. ऑफ-बाउ का नियम क्या होता है. उसके बाद है बेंट्स रूल. बेंट्स ने अपना नियम, कौन सा नियम दिया था. बेंट ने हमें 2 अवधारणाएं बताई थी, 2 पोस्टुलेट दिए थे मेन. एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था, sp2 sp3 की, और एक उन्होंने हमें बताया था कि जो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं उस पर हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पर लगाते हैं. ठीक है. और एक ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड. देन नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं. उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वेस्पर थ्योरी. इस पर मैंने ऑलरेडी 3 टिक लगाए हैं, इसे ज़रूर कर जाइएगा. वेस्पर थ्योरी को करके जाइएगा, लॉन्ग में आने के चांसेस ज़्यादा हैं. वेस्पर थ्योरी में क्या करके जाना है, मतलब वेस्पर थ्योरी क्या होती है, इसके क्या क्या पोस्टुलेट हैं, जो इस सिद्धांत की अवधारणा है उसके बारे में, और कुछ एग्जाम्पल्स करके जाइएगा. वेस्पर थ्योरी से हमें मॉलिक्यूल्स की शेप जानने को ही तो मिलती है, तो मॉलिक्यूल्स की शेप देख कर जाइएगा कि किसकी शेप किस तरीके से होती है. उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करके जाइएगा.
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर करके जाइएगा, हिंदी में हम इसे संकरण कहते हैं, इसके टाइप्स कर जाइएगा। अब देखो वैसे तो 6 टाइप होते हैं, 6-7 टाइप होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, कि लेकिन मेनली SP, SP2 और SP3 तो ज़रूर कर जाइएगा। ये 3 टाइप आप आराम से डिस्क्राइब करके आना एग्जाम्पल के साथ और ऑर्बिटल डायग्राम के साथ, आपका क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है MOT एंड MOT डायग्राम्स। MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे कहते हैं, या हिंदी में बोलूँ तो आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत तथा आरेख, डायग्राम मतलब आरेख। तो उससे क्या होता है कि MOT की आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ कर जाइएगा कि क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, या ये थ्योरी हमें किस किस चीज़ के बारे में बताती है। उसके बाद MOT डायग्राम तो ज़रूर ही करके जाइएगा। अब MOT डायग्राम में N2, O2, H2, CO, CN ये सब चीज़ आते हैं, इनके आते हैं। अगर आप एक ने मतलब आपने अगर किसी एक मॉलिक्यूल का सीख लिया तो बाकी आराम से निकाल लोगे। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो O2 वाला है इसमें थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इसकी वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, वरना आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना, ऑलरेडी MOT डायग्राम की वीडियो पड़ी हुई है BSc फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयनन ऊर्जा और इट्स ट्रेंड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स और पीरियड्स में ये किस तरीके से बदलती है उसके बारे में आप देख कर जाइएगा, लॉग में आने के चांसेस हैं। देन हमारा क्वेश्चन जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इट्स ट्रेंड्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स और पीरियड्स में उसके कैसे कैसे ट्रेंड्स होते हैं, कैसे कैसे बढ़ती घटती है, किधर बढ़ती है किधर घटती है, उसको हम कहते हैं ट्रेंड। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ के जाइएगा, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई एंड इट्स ट्रेंड्स, मतलब एटॉमिक रेडाई क्या होती है, आयनिक रेडाई क्या होती है और उसके ट्रेंड क्या क्या होते हैं, किस तरीके से घटती बढ़ती है, ग्रुप्स में घटती है या फिर ग्रुप्स में बढ़ती है, तो वो होते हैं उसके ट्रेंड। उसके बाद ये ज़रूर पढ़ कर जाइएगा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हमारा प्रभावी नाभिक आवेश होता है वो क्या होता है, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही रिलेटेड होता है स्लेटर रूल। आप इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ना और आपको अगर समझ आ जाए आसानी से तो स्लेटर रूल भी पढ़ कर जाना, ठीक है। लेकिन इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो आपको करके ही जाना है, ठीक है, माइंड माई वर्ड्स, ये करके ही जाना। द नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम विद्युत ऋणात्मकता भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ के जाइएगा और ग्रुप्स और पीरियड्स में इसकी क्या वेरिएशंस होते हैं वो जानकर वो भी पढ़ कर जाइएगा। अब यहाँ पे मैंने ये FONCL लिखा है, ये एक छोटी सी ट्रिक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने की, इसे हम कहते हैं फ़ोन कॉल। पूरी पीरियडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और फिर क्लोरीन की। तो फ़ोन कॉल के ज़रिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड याद कर लेते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम परीक्षण या स्क्रीनिंग प्रभाव कहते हैं, ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट। ये तो सारे आप करके ही जाना है, इनमें से एक तो आपको रखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन को अति संयुग्मन कहते हैं, रेजोनेंस को अनुनाद कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव और मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब मीजोमेरिक प्रभाव। तो ये चारों प्रभाव आपको करके जाने हैं। देन अगला टॉपिक है बॉन्ड लेंथ तथा बॉन्ड एंगल। ये शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ को हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, या बॉन्ड एंगल क्या होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ये आपको करके जाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं और नाभिक स्नेही क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स नाम का एक टॉपिक होगा, मतलब अभिकारकों के प्रकार, है ना, तो उसमें ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको देखने को मिलेंगे। देन अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब ये आता है हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन चल रहा है ये, तो ऑर्गेनिक में लॉन्ग में पूछ सकते हैं वो आपसे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जैसे हमारी मेनली 4 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, डिस्प्लेसमेंट, एलिमिनेशन। तो आपको इसमें कौन कौन सी ज़रूर करनी है, सब्स्टिट्यूशन ज़रूर करके जाना, जिसमें हम पढ़ेंगे SN1 एंड SN2, तो इनके बारे में तो ज़रूर पढ़ कर जाना, SN1 और SN2 के बारे में। एलिमिनेशन में हम E1 और E2 पढ़ते हैं। अब एक बात और याद रखना कि ये जो एडिशन है और जो एलिमिनेशन है, इनमें 2 रूल्स आते हैं। एक रूल आता है हमारा सेट जेफ रूल, है ना, और एक रूल आता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। तो इन दोनों रूल्स के बारे में आप ज़रूर थोड़ी सी नज़र डाल लेना इन पर, क्योंकि ये शॉर्ट में वो आपको दे सकते हैं, वेरी शॉर्ट में, कि सेट जेफ रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में आपको कार्बोकैटाइन, कार्बाइनाइन और फ्री रेडिकल तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में एक कार्बीन भी लिख देती हूँ। देखो कार्बोकैटाइन, कार्बाइनाइन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फ्री रेडिकल और कार्बीन थोड़े कम हैं, ये बराबर लेवल पर हैं, लेकिन कार्बोकैटाइन और कार्बाइनाइन तो ज़रूर पढ़कर जाने हैं आपको।
देन अगला है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, ये फिर से आ गया, मैंने यहाँ पर भी बता दिया आपको कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमें ये देखने को मिलता है। अलग से भी लिख दिया है मैंने कि मार्कोनिकॉफ रूल आपको पढ़कर जाना, और साथ में इसके पेरोक्साइड इफेक्ट भी होता है। आप पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ पाओ, समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाओ तो मार्कोनिकॉफ रूल तो आप ज़रूर कर जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जिसे हम प्रकाशिक समावयवता भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ के जाओगे, इसके बारे में कायरलिटी क्या होती है, कायरल कार्बन क्या होता है, ये पढ़ कर जाओगे। उसके बाद इसी चैप्टर से टॉपिक्स आते हैं, इनेंशियोमर्स किन्हें कहते हैं, डाइस्टीरोमर्स किन्हें कहते हैं, मीजो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, या रेसिमाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। देन हमारा नेक्स्ट, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा आर एंड एस नॉमेनक्लेचर। जो आर और एस होते हैं, जो ऑप्टिकल कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं, आर है या एस है, तो वो पूरा नॉमेनक्लेचर आपको पढ़कर जाना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक तो आर एस और एक ई जेड में से क्वेश्चन पूछने के कि भाई कौन सा कंपाउंड आर है, कौन सा एस है, कौन सा ई है, कौन सा जेड है। जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं तो आर और एस देखते हैं, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं तब हम ई और जेड देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, समावयवता होती है। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में कई सारे आते हैं, जैसे चेन आता है, पोजीशन आता है, और फंक्शनल ग्रुप आता है, टोटोमेरिज्म आता है, मेटामेरिज्म आता है, और स्टीरियो में हमारे ज्योमेट्रिकल तथा ऑप्टिकल आते हैं। तो आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़कर जाना है और इसके टाइप्स के बारे में पढ़कर जाना है। देन नेक्स्ट आ गया हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये करके जाइएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, तथा इसमें ई और जेड सिस्टम के बारे में आपको पढ़ के जाना है। मैंने ऊपर ही बता दिया कि आर एस और ई जेड सिस्टम आपको दोनों ही पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इथेन और साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस। अब ये साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस आपको याद दिला दूं, आपने पढ़े होंगे, बोट शेप पढ़ा होगा, है ना, चेयर शेप पढ़ा होगा, उसके बाद ट्विस्टेड शेप पढ़ा होगा, हाफ चेयर, तो वो सब क्या होते हैं, साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मर्स होते हैं, जिन्हें हम कन्फॉर्मेशंस भी कहते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन और इथेन के पढ़ के जाना। इथेन में हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, ये हो गया हमारा एक कार्बन और ये हो गया हमारा दूसरा कार्बन। तो इस तरीके से इथेन के कन्फॉर्मर्स होते हैं, दो होते हैं मेनली। एक तो होता है हमारा स्टैगर्ड फॉर्म और एक होता है हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये शॉर्ट में आता है कि विन्यास तथा संरूपण में क्या अंतर होते हैं। 4-5 आप अंतर देख लेना। कन्फॉर्मेशन में आ जाएगा जो हमने जैसे साइक्लोहेक्सेन और इथेन वाले कन्फॉर्मेशन पढ़े हैं, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब हो गया जो हमने आर और एस वाला पढ़ा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दिख रहा होगा आपको, वो है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, और जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा मैथ से रिलेटेड। तो कंप्यूटर वाले में आप मेनली इसकी रीडिंग कर सकते हो कि सीपीयू क्या होता है, नंबर ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। और मैथ्स वाले में आप प्रोबेबिलिटी ज़रूर करके जाना, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये बेसिक मैथ्स है आपकी। जैसे जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये आता ही है आसानी से। अब देखो आपके सिलेबस में क्या है, 6 चैप्टर तो आपके केमिस्ट्री के हैं, 1 चैप्टर कंप्यूटर का है, 1 चैप्टर मैथ्स का है। तो आपको ज़्यादा जोर कहाँ देना है, केमिस्ट्री वाले पोर्शन पर। आपको ये 6 केमिस्ट्री वाले पोर्शन आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर और मैथ पढ़ने की। जैसे बायो वाले स्टूडेंट्स को मैथ टफ लगेगी तो वो मैथ वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि चॉइस में आएगा तो वो आराम से आप छोड़ सकते होगे। तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन आप ज़्यादा ध्यान देना उस पर। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल मत छोड़कर जाना, मैं बार बार वही रिपीट कर रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय।